नमस्कार। पिछले 70 दिनों से यूएस और ईरान के बीच एक ऐसी टक्कर चल रही है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नज़रिए से इस वॉलेटाइल सिचुएशन को डिकोड करेंगे। खास करके तेहरान की तरफ से हाल ही में आई उस बेहद गंभीर चेतावनी पर गौर करेंगे जो क्षेत्रीय शांति यानी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ओके, आइए इस ब्रीफिंग के 5 अहम बिंदुओं पर एक तेजी से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 90% वाली उस चेतावनी की, फिर देखेंगे युद्ध की मौजूदा स्थिति क्या है, उसके बाद यूरेनियम स्टॉकपाइल का पूरा गणित समझेंगे, मिसिंग न्यूक्लियर डेटा के रहस्य पर जाएंगे और आखिर में इन सब का पूरी दुनिया पर क्या आर्थिक और मिलिट्री असर पड़ रहा है उसकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द 90% वार्निंग। यही वो तत्कालिक कारण है जिसने अचानक से इस टकराव में आग में घी का काम किया है। अब जरा इस ऑफिशियल बयान पर गौर कीजिए। ईरानी पार्लियामेंट्री कमीशन के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम रेज़ाई ने एक्स पर बड़ा ही साफ शब्दों में एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि अगर उन पर कोई नया हमला होता है, चाहे वो अमेरिका से हो या इजराइल से, तो ईरान के पास 90% यूरेनियम एनरिचमेंट का ऑप्शन बिल्कुल खुला है और इस पर पार्लियामेंट में विचार किया जाएगा। ये कोई आम बयान नहीं है, बल्कि बिल्कुल तथ्यों पर आधारित एक खुली चेतावनी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये 90% ही क्यों? इस नंबर में ऐसा क्या खास है? दरअसल 90% प्योरिटी ही वो डिवाइडिंग लाइन है जहाँ यूरेनियम वेपन्स ग्रेड बन जाता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल काबिल। इस एक छोटे से आंकड़े ने मिडल ईस्ट के पूरे थ्रेट मैट्रिक्स को बुनियादी तौर पर हिलाकर रख दिया है। आइए अब इस न्यूक्लियर वार्निंग से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी जियोपॉलिटिकल पिक्चर को देखते हैं। 70 दिनों से चल रहा ये टकराव और एक पूरी तरह से रुकी हुई सीज फायर। 70 दिन, सोच कर देखिए। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये एक लंबा अरसा होता है। तेहरान रजीम के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई अब एक बहुत लंबी खिंचती हुई वॉर ऑफ चॉइस बन चुकी है। इस लंबी अवधि ने इस पूरे क्षेत्र में असुरक्षा और इंस्टेबिलिटी की एक गहरी खाई पैदा कर दी है। और इस मुद्दे पर वॉशिंगटन का रुख एकदम क्लियर और बेहद सख्त है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ शब्दों में इस एनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर डस्ट का नाम दिया है। उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल तय है कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आने नहीं देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो इन साइट्स की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें उड़ा देंगे। इन हालात में मिडल ईस्ट में सीज फायर की उम्मीद अब बिल्कुल लाइफ सपोर्ट पर आकर टिक गई है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि दोनों पक्षों की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिका का बिल्कुल हार्डलाइन स्टैंस है, जहाँ वो किसी भी काउंटर ऑफर को सीधे खारिज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टिंग के मुताबिक ईरान की तरफ से काउंटर प्रपोजल भी आया था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो अपने कुछ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को डाइल्यूट कर देंगे और बाकी को टेम्पररी तौर पर किसी तीसरे देश में भेज देंगे। ये क्लियरली दिखाता है कि डिप्लोमैटिक लेवल पर उलझन कितनी ज्यादा बड़ी हुई है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यूरेनियम स्टॉकपाइल का असल गणित। 8 साल पहले जब अमेरिका उस न्यूक्लियर डील से बाहर हुआ था, तब से लेकर आज तक जमीन पर रियलिटी क्या है, आइए इस मैथ को डिकोड करते हैं। आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि इन 8 सालों के अंदर ईरान ने लगभग 11,000 किलोग्राम्स, जी हाँ, करीब 22,000 पाउंड्स एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर लिया है। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है, ये एक बेहद विशाल भंडार है जिसे लगातार साल दर साल इकट्ठा किया गया है। लेकिन इस पूरे पहाड़ जैसे भंडार में जो हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है ये 440.9 किलोग्राम। यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA की मुताबिक लगभग इतना मटेरियल इस वक्त 60% प्यूरिटी लेवल पर मौजूद है और टेक्निकली यही वो रेड जोन है जहां से दुनिया भर में पैनिक शुरू होता है। इस पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को थोड़ा इजीली समझते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट कोई सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। 0 से 20% तक पहुंचना ही सबसे बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा है। यही सिविलियन और मिलिट्री यूज के बीच की सबसे बड़ी दीवार भी है। पर एक बार 20% तक पहुंच गए तो 60% तक जाना काफी आसान हो जाता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि 60% से 90% तक पहुंचना कोई बहुत लंबा साइंटिफिक सफर नहीं है। ये एक बेहद छोटा, फास्ट पेस टेक्निकल कदम है। ये एक ऐसी टिकिंग क्लॉक है जिसकी सुई बहुत तेजी से घूम रही है।
और ये 90% की कैपेबिलिटी कोई नई बात नहीं है जो अचानक हवा में आई हो। जून 2021 में ही जब 2015 की न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिशें चल रही थी, तब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने खुले तौर पर कहा था कि अगर उनके रिएक्टर को जरूरत पड़ी तो उनका देश यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक एनरिच कर सकता है। ये कैपेबिलिटी ऑन रिकॉर्ड बहुत पहले से मौजूद है। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर, द मिसिंग न्यूक्लियर डेटा। एक ऐसा इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पॉट जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। सवाल बहुत ही सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही डरावना और मिसिंग है। आखिर ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार इस वक्त एग्जैक्ट किस जगह पर है? आईएए चीफ राफेल ग्रॉसी का ये बयान इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। ग्रॉसी ने साफ कहा है कि वो इस वक्त ना तो इंस्पेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां मटेरियल मौजूद है या नहीं, क्योंकि आईएईए सील्स अपने जगह पर हैं या टूट चुकी हैं, किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन जून 2025 की उन 12 दिन लंबी बॉम्बिंग्स के बाद से वहां किसी ने आकर सील्स को फिजिकली वेरीफाई ही नहीं किया है। इंटेलिजेंस का ये इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्षेत्रीय स्थिरता का आकलन करना लगभग असंभव बना देता है। और आखिर में आइए इस माइक्रो लेवल यूरेनियम डेटा को थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, ग्लोबल एंड रीजनल फॉलआउट। एक वॉर जोन की आग ग्लोबल इकोनॉमी तक कैसे पहुंच रही है? ये पॉइंट्स बेहतरीन तरीके से इलिस्ट्रेट करते हैं कि कैसे एक जगह की मिलिट्री इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया को हिट करती है। इस युद्ध की वजह से सीधे तौर पर ऑयल शॉक्स आए हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका में कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़कर पिछले 3 सालों के सबसे टॉप लेवल पर जा पहुंचा है। रीजनली देखें तो ईरानियन एयरक्राफ्ट क्लेम्स को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भी काफी टेंशन्स बढ़ गई हैं, और यहाँ तक कि उदय कोटक जैसे दिग्गज फाइनेंशियल लीडर्स पहले ही मार्केट को इन आने वाले आर्थिक झटकों की चेतावनी दे चुके हैं। और इन सब ग्लोबल टेंशन्स के बीच डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ये आंकड़ा सच में ध्यान खींचने वाला है। हाल ही के पोल्स बताते हैं कि 66% लोगों को लगता है कि इस युद्ध के आखिर असल लक्ष्य यानी गोल्स क्या है, इस बात को क्लियर ही नहीं किया गया है। एक तरफ दुनिया एक बड़े क्राइसिस के कगार पर है और दूसरी तरफ देश के अंदर उद्देश्यों को लेकर इतना बड़ा असमंजस है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में निचोड़ना हो तो बात बस इतनी है, 60% से 90% एनरिचमेंट तक का ये छोटा सा टेक्निकल कदम ही इस वक्त पूरे क्षेत्र की शांति का सेंट्रल एक्सिस यानी मुख्य धुरी बन चुका है। आगे क्या होगा, ये सब इसी एक पॉइंट पर निर्भर करता है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो लाजमी तौर पर जहन में आता है, जब सीज़फायर की सारी बातचीत डेडलॉक्ड हो और 2025 से आईएईए की सील्स अनवेरिफाइड पड़ी हों, तो ऐसे में ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी का क्या होगा जब ये छोटा टेक्निकल कदम 90% तक आखिरकार उठा लिया जाएगा? इस अहम सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस चर्चा से इस बेहद जटिल जियोपॉलिटिकल समस्या के हर पहलू को समझने में मदद मिली होगी।